का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सीएम से जुड़े विभागों के लिए मंत्री अधिकृत किए गए हैं। 3 मंत्री सदन में मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभागों के जवाब देंगे। किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभागों के जवाब देंगे। जो सवाल माननीय विधायकों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से पूछे जाएंगे। तो तीनों मंत्रियों को सीएम से जुड़े हुए विभागों बांट दिए गए हैं। विधानसभा में इन विभागों की कार्यवाही का दारोमदार इन्हीं 3 वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर रहेगा। विधानसभा में बरसों से यह परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा आगे भी रहेगी। तो बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर के साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, 3 बड़े चेहरे, बड़े मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर और मदन दिलावर मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ी जानकारी देंगे। ये पता चला कौन से विभाग की जिम्मेदारी किस मंत्री के पास? देखिए, जो भी अहम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जैसे हैं वैसे ही वरिष्ठता के लिहाज से मंत्री जो है वो जवाब देंगे और इसके लिए 3 मंत्रियों को आज अधिकृत किया गया है। किरोड़ीलाल मीणा के पास जो है डीओपी है, होम है, ऐसे जो बड़े डिपार्टमेंट का जिम्मा रहेगा। अभी पूरी छुट्टी आना बाकी है, लेकिन तीनों ही जो मंत्री हैं उसको अधिकृत कर दिया है। और आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहा हो वो हमेशा से इस परंपरा का पालन करता रहा है। हालांकि पिछले जो 2 कार्यकाल रहे राज्य के, तो उसमें वो वित्त मंत्री भी नहीं है, तो वो बजट पेश करती रही है। अशोक गहलोत 1 कार्यकाल में वित्त मंत्री नहीं थे, बाकी 2 कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे, तो वो जवाब नहीं देते थे, सिर्फ बजट पेश करते थे। लेकिन अब भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कब बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। बिलों में जो रिप्लाई होगा उस पर तो वो जवाब देंगे, लेकिन अब जब उनके डिपार्टमेंट की जब दूसरे मंत्रियों को यानी कि जवाब देने का जब उनको अधिकृत कर दिया गया, क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, पूरे प्रदेश के दौरे चलते रहते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजों को देखना पड़ता है। तो हमेशा से एक परंपरा रही है राजस्थान में कि मुख्यमंत्री के जो डिपार्टमेंट है उसके लिए मंत्रियों को अधिकृत किया जाता रहा है। तो 19 जनवरी से सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार ने भी 3 जो सहयोगी साथी मंत्री हैं उनको जिम्मा दे दिया है। तो यही जो है मंत्री तीनों भजनलाल शर्मा के विभागों के जवाब देते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर ईडी की कार्रवाई संपन्न हो गई है। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने अपनी बात रखी है। महेश जोशी ने कहा है कि राजनीति से प्रेरित है ईडी की यह कार्रवाई। उन्होंने कहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदा विभाग की बात की जाती है। उनके हाथ में जलदा विभाग। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में, सर कैमलुक किस टेंडर में गड़बड़ी हुई। इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध है। में पहली बार कदम रखने वाले विधायकों के लिए ट्रेनिंग पाठशाला का आज आयोजन हुआ, जिसका मकसद था नए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझाना। कार्यशाला में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य को नई दिशा देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। राजस्थान विधानसभा में नए विधायकों को कार्यप्रणाली से परिचित कराने के मकसद से 1 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में विपक्ष के सीनियर विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का मुद्दा रही। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्वाचित विधायकों को मर्यादित आचरण करने की सलाह दी। अपनों के बीच में बोलना ये
मेरा कद नहीं है। मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं, वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम भजनलाल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह से पद मिला है, उससे इतना तो साबित हो गया है कि अब सब कुछ मुमकिन है। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। विधानसभा में आयोजित एक दिन के प्रबोधन कार्यक्रम में अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अलग अलग विषयों की जानकारियां विधायकों को दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी प्रबोधन कार्यक्रम में उनके आने पर शुक्रिया अदा किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने अनुभव से हमें यह समझाने की कोशिश की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसलिए हमारा आचरण अनुकरणीय एवं आदर्श होना चाहिए। सदन में किए जाने वाले व्यवधान का असर नकारात्मक होता है। इससे पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में ऐसा व्यवहार करने की सीख दी जिससे जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। सदन में आचरण महत्वपूर्ण है, सदन का समय महत्वपूर्ण है। सदन में किए जाने वाले कार्य उन लोगों के हित में होते हैं जिन लोगों ने चुनकर हमें भेजा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मर्यादा में रहकर समय की सीमा को जानते हुए अच्छे तरीके से यह मुद्दा उठाएंगे। उद्घाटन समारोह में जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, वहीं समापन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला। मुझे आशा है कि आप सब चुनकर आए विधायक इस राज्य के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी परंपरा को भी कायम रखेंगे। राजस्थान का विधानसभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा, परपाटियां पूरे देश के राज्य के विधानमंडलों को मार्गदर्शन देती है। 16वीं विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के अलावा नियम, संसदीय परंपराओं के साथ साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की जानकारी भी दी गई। एक दिन की पाठशाला से मिले ज्ञान को नवनिर्वाचित विधायकों ने कितना सीखा, ये तो आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही में देखने को मिलेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप होल, कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को कोई सीट गंवानी पड़ जाए। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन, 7 मोर्चे 7 पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ।
बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, तो इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश और जिला इकाइयों को लोकसभा चुनावों को लेकर टास्क दिए गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने 7 मोर्चों की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार भी प्रदेश में 25 में से 25 सीटें जीती जाएं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो लोकसभा की करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार पार्टी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उस पर काम करेगी, ताकि जिन विधानसभा सीटों में पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। अगर बात करें मोर्चों की, तो बैठक में 7 मोर्चों के पदाधिकारी थे, जिनमें एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान महिला और युवा मोर्चा शामिल हैं। इन मोर्चों को जाति, समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया गया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक से बड़ी खबर। विधायक टीकाराम जूली अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस विधायकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। विधायक विकास चौधरी और मनीष यादव ने कहा कि टीकाराम जूली की भूमिका जबरदस्त रहेगी। टीकाराम जी जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष बने, स्वागत योग्य उनका ये फैसला है। निश्चित ही उनका अनुभव है, मंत्री रहे, लंबे समय तक विधायक रहे। जो सुनापन हमें लगा वो जल्दी हमारी पार्टी ने पूरा किया। निश्चित ही उनकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष के रूप में जबरदस्त होगी। टीकाराम जी हमारी अनुभवी नेता है और लंबे समय से विधायी अनुभव उनको है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो हमारे प्रतिपक्ष की भूमिका, जो सजग सरकार चले राजस्थान में, सजगता से सरकार काम करे, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरे प्रतिपक्ष को एकजुट करके हमारे जो टीकाराम जी हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में अच्छी भूमिका के साथ में हमारे सदन को चलाने में और प्रतिपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली हो, सरकार को चेताने वाली हो, उसको लेकर के अच्छे से काम करेंगे। विधानसभा में मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान पर्ची का जिक्र हुआ और जिक्र होते पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल घनश्याम तिवाड़ी ने पर्ची को लेकर कहा कि यह पर्ची बड़ी खतरनाक चीज है, जब ये निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसी बात को लेकर सदन में जोरदार ठहाके लगे। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ। स्वागत है आपका। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए लोकसभा में एनडीए की 400 सीटें आने का दावा किया। कुछ भी कर सकती है, उसको न भाव से मतलब है, न आध्यात्मिकता से मतलब है, न गरीब की उन्नति से मतलब है, उनको अपने वोट से मतलब है। और वोट के लिए जिस तरह से ये मारामारी कर रहे हैं वो उनके हित में नहीं रहेगी। भगवान राम का मंदिर स्थापित होना ये भारतवासी के लिए ही नहीं, संसार के किसी भी देश में बसने वाले हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। राजधानी में लगाए गए करीब 50 कैंप्स में इस सीजन अब तक 3000 से ज्यादा पक्षियों को इलाज के लिए पहुंचाया गया, जिनमें 1500 के करीब परिंदों ने दम तोड़ दिया, जबकि 1000 के आसपास परिंदों का अभी भी इलाज जारी है, जबकि 500 को इलाज के बाद तुरंत आजाद कर दिया गया है।
राजधानी जयपुर में इस साल सबसे ज्यादा शिकार कबूतर हुए हैं। उनके साथ ही करीब 2 दर्जन अलग अलग प्रजाति के जंगली पक्षी भी मांझे की चपेट में आए हैं। लोगों से पाबंदियों को मानने की अपील तो की गई, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने से लोग इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आए। जुनून बेजुबान परिंदों पर कहर बनकर के किस तरह से उतर रहा है, इसका नज़ारा मैं आपको राजस्थान वन विभाग के इस राजकीय पक्षी उपचार केंद्र में दिखाना चाहूँगा, जो कि अशोक विहार में स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि आसमान में उड़ान की बादशाहत कायम करने वाली ये चील निढाल होकर के, घायल होकर के यहाँ मजबूर होकर के पड़ी है और इसे यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है। इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह से लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, वक्त का ख्याल नहीं कर रहे, मंजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज़ मांझा तक इस्तेमाल में किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का नतीजा बेजुबान परिंदों पर बहुत ही गहरे ज़ख्मों के रूप में सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिंदों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और परिंदों की संख्या अब की बार घटी है। घायल परिंदों की संख्या अब की बार घटी है। हो सकता है कि मौसम साथ नहीं दे रहा हो सकता है हवाएं कम चल रही हों, इसकी वजह से परिंदों की संख्या हमारे पास घटी है। और आज की कोई कैजुअलिटी हमारे पास नहीं। भैरू जी ने और हमारे कुमाऊँ जी कंपाउंड साहब ने मिलके दोनों ने मिलके जितने भी पक्षी आए उनको आज बचा पाए हैं। सबसे ज़्यादा परिंदे तो कबूतर आते हैं, उसके बाद में फिर काइट आती है जिसको चील भी बोलते हैं, और उसके बाद में आता है मोर। यही पक्षी अधिकतर आते हैं। कमेडी आती है, अपने क्या है उल्लू भी आते हैं से, लेकिन जो कबूतर और काइट ये सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा अपना दाना पानी चुगने के लिए ये करीबन 2-4 घंटे सुबह शाम ही से ज़्यादा चलती है, दोपहर में कम चलती है। कम से कम पतंगबाजी करना चाहिए और सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पतंगबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कम से कम चाइनीज़ मांझा यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, इनकी बददुआ लगेगी, कोई मतलब नहीं है। इनको मांझा कैसा भी हो फिलहाल यूज़ करना नहीं चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल प्रदेश हमारा के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।